मेटाजोन कहा कि सर दो टाइप के हैं, पैराजोन और यू मेटाजोन। पैराजोन आपने कहा सर ये वो मेटाजोन है या ये वो एनिमल है जहां पर सेल्स लूजली अरेंज होकर के एनिमल की बॉडी को बनाती हैं। और लूजली अरेंज सेल वो कौन सा एनिमल है, आपने एग्जांपल कर लिखा था सर पैराजोन, सॉरी वो पोरीफेरेंस यानी स्पंजेस। तो स्पंजेस को आप क्या बोलते हो, पैराजोन्स, क्योंकि उनकी बॉडी लूजली अरेंज सेल से बनी हुई होती है और वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। उसके बाद आपने यू मेटाजोन कहा, तो कहा आपने सर यू मेटाजोन्स वो मेटाजोन्स या वो एनिमल है जहां पर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बना रही हैं, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, अगर सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू या टिश्यू सिस्टम, सॉरी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम बना देती हैं, तो आप इस टाइप के जो भी एनिमल हैं जहां पर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कहते हो सर वो यू मेटाजोन है। और यू मेटाजोन में कौन कौन से एनिमल आते हैं कल आपको बता चुके हैं। टोटल एनिमल किंगडम में आप 11 फाइलम पढ़ते हो बेटा। 11 फाइलम में पहला फाइलम यानी पोरीफेरा चला गया पैराजोआ में। पोरीफेरा के बाद सिलेंटेटा से कोर्डेटा तक जितने भी 10 फाइलम है, वो उन फाइलम के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, यू मेटाजोन। क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ा था। क्यों बेटा, हमने याद करने का तरीका भी बता दिया था आपको। कोक प्लेट में रखी हुई है, आशा अनार मोल खरीदती है, हेमराज कार, हेमराज एग्जाम देने कार से जाएगा। क्यों, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। बोलो बेटा जल्दी बोलो फटाफट, रिप्लाई दो प्राची। हाँ यस यस वेरी गुड बेटा। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आपने कहा कि भाई एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो एनिमल हैं उन कैरेक्टर्स को आपने देखा। फिर आपने कहा कि इनको भाई चलो ये मान लो बहुत ढेर सारे सैकड़ों एनिमल थे जो आपने, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, वैसे तो बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 100 एनिमल हैं, आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी अभी आपने जो पॉइंट देखे थे वो सारे पॉइंट को देखते हुए एनिमल को इकट्ठा कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, उनको क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए एनिमल क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं, इसलिए उनको क्लासिफाई करना जरूरी था। क्लासिफिकेशन से हमारे बहुत सारे फायदे हमको मिलते हैं। अब तुम लोग समझ रहे होगे सर आप बार बार क्लासिफिकेशन वर्ड बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है। जैसे सपोज को थोड़ी देर के लिए ये 10 एनिमल, एक ये है, 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 तो इस तरीके के 3 हैं, इस तरीके के 2 हैं, इस तरीके के मतलब 4 एनिमल हैं, इस तरीके के 5 हैं, इस तरीके के 4 हैं। अब आप खुद ही देखो बेटा, ये चारों अलग दिख रहे हैं, ये 3 अलग दिख रहे हैं, ये 2 अलग दिख रहे हैं, ये 4 अलग दिख रहे हैं, लेकिन है सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, इनकी सेल के पास सेल वॉल नहीं है, नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल है, रिप्रोडक्शन करते हैं ये, ठीक है ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, ये सारी चीजें रखते हैं, तभी आपने एनिमल किंगडम के अंतर्गत इन चारों एनिमल को मान लीजिए बोला। अब आप क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि ये मान लीजिए ये 5 जो एनिमल है ये गाय है, क्या है ये 5 एनिमल, ये क्या है बेटा काऊ, और ये जो 4 एनिमल है मान लीजिए ये है डॉग। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए समझना है बस आपको क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। एक चीज बताओ, मान लो बुखार गाय को किसी एक गाय को बुखार आ गया, फीवर आ गया। अब बताओ, अब आप इस गाय को ठीक करना चाहते हो तो ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो गाय बीमार हुई उसकी टेस्टिंग होगी कि किसकी वजह से बीमार होगी, फिर दवाई बनाई जाएगी, आफ्टर दैट आपका गाय को जो है गाय को मेडिसिन दोगे, तब तक तो गाय बेचारी मर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो चलो ठीक है इस गाय को फीवर आया था, फीवर क्यों आया, टेस्टिंग की गई, फॉर एग्जाम्पल ये गाय मर गई,
नेक्स्ट टाइम जब कोई गाय बीमार पड़े तो वो मेडिसिन क्या करें आप, उस अगर फीवर आया है और किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से आया है तो आप वही मेडिसिन हर गाय को दे सकते हो अगर बीमार हुई उस बैक्टीरिया या उस वायरस से। तो सबसे बड़ा तो पॉइंट हमको यही दिखता है बेनिफिशियल क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल। अब ये मतलब नहीं कि जो गाय को बुखार आया था वही मेडिसिन अब आप कुत्ते को फीवर आ गया तो आप ये दे दीजिए इसको, नहीं, इसके लिए अलग डोज निर्धारित की गई होगी, इसके लिए बाद में क्लास के बाद, ठीक है ना। ओके बेटा, सॉरी फॉर ना। चलो, तो मैं कह रहा था बेटा जैसे क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि सेम कैरेक्टर्स को देखते हुए एनिमल्स की ग्रुपिंग कर देना। जैसे मान लो यहाँ पर 5 गाय थी तो पांचों गाय के कैरेक्टर एक जैसे है ना, इसलिए उनको ग्रुप बना दिया। अब कुत्ते को अगर आप देख रहे हो तो उनके कैरेक्टर्स एक जैसे है ना, उनका ग्रुप बना दिया। तो ग्रुपिंग से सबसे बड़ा तो फायदा यही सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर कोई जानवर बीमार पड़ जाता है तो आप सबसे पहले मेडिसिन दीजिए किसी, अगर सेम डिजीज से है तो बस वही मेडिसिन सभी को देना है। तो क्लासिफिकेशन का यह मतलब होता है, समझ आ गया बेटा सबको। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी किन कैरेक्टर्स को देखें, किन कैरेक्टर्स को देख करके उनके आधार पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया। समझ आ गया बेटा। इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको देख करके एनिमल्स की फिर ग्रुपिंग की गई। तो वो कौन से कैरेक्टर हैं जिनको देख करके आपने एनिमल्स की ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है, उन कैरेक्टर्स को हमको देखना है यहाँ पर। समझ में आया बेटा, बोलो जल्दी। यस, सिर्फ प्राची का ही रिप्लाई आता है, बाकी लोग नहीं हो क्या बेटा। प्रभजोत का भी आ गया, वेरी गुड बेटा। चलो, तो वो कौन से करेक्टर हैं देखना बेटा, यही सारे करेक्टर्स हमको पढ़ने हैं। यस, वेरी गुड। चलिए, तो पॉइंट यहाँ पे लिखना है बेटा, देयर आर फॉलोइंग करेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच, ओ बाई बी का मतलब बेटा ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ विच एनिमल्स आर क्लासिफाइड। ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर बेटा आपने जो फॉलोइंग लिखा ना, इसके ब्रैकेट में चाहो तो 7 लिख लीजिए। 7 करेक्टर है जिसके बेसिस पर एनिमल्स को देख करके, यानी इन 7 करेक्टर को देख करके फिर एनिमल को क्लासिफाई किया गया, यानी ग्रुपिंग की गई। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। ठीक है ना बेटा। तो ये 7 करेक्टर हैं जिसके बेसिस पर, जिन करेक्टर्स को देख करके एनिमल को क्लासिफाई किया गया। ले, इसको कैसे आप याद करोगे बेटा, इधर मैं लिख दूं क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला करेक्टर। कैसे याद करोगे बेटा, ले पब जी, ले पबजी गेम, अपने मन से जोड़ लो, ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। इधर मैं लिख दूं आपको, है ना, थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी बेटा आप लोगों को, है ना। ले पब जी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। कैसे, इसलिए का मतलब बेटा ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब
पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज। बा मतलब यहाँ पर आएगा बेटा बॉडी सिमेट्री। इस जी का मतलब यहाँ पर आएगा जर्म लेयर्स। इसको का मतलब यहाँ पर आएगा बेटा शीलोम। और इस सुंदर का मतलब होता है सेगमेंटेशन। इस नारायण का मतलब यहाँ पर होगा बेटा नोटोकॉर्ड। ठीक है ना। तो जिनको जिनको अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिन जिन वर्ड को, उसका मतलब लिखा है आपके सामने। ये तो के साथ खेल गेम अपने मन से जोड़ दिया ताकि स्टेटमेंट बन जाए याद करने के लिए, है ना। तो देखिए सबसे पहला करेक्टर है बेटा, करेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस करेक्टर को देखते हुए एनिमल को क्या किया गया, ग्रुप किया गया, ग्रुपिंग की गई उसकी। फिर दूसरा है पैटर्न ऑफ सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटीज। सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटीज ऑर्गन सिस्टम जो है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उनकी बनावट कैसी है, कितना कॉम्प्लेक्स है वो। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे किया गया, जर्म लेयर के बेसिस पे किया गया, सीलोम के बेसिस पे किया गया, सेगमेंटेशन के बेसिस पे किया गया, क्या क्लासिफिकेशन, और नोटोकॉर्ड के बेसिस पर। नोट कर लो बेटा। तो ये वो 7 कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पर एनिमल्स को क्या किया गया, क्लासिफाई, ग्रुपिंग की गई इन कैरेक्टर्स को देख करके। नोट कर लो। फिर इन्हें एक एक कैरेक्टर का मतलब बताऊंगा बेटा मैं। ये बेसिकली एक एक कैरेक्टर हमको पढ़ना होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। प्लीज नोट डाउन दिस। हो गया बेटा प्राची, वेरी गुड। सारे लोगों ने नोट कर लिया। यस। तो अब देखिए पहला करेक्टर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हेडिंग, ये सातों करेक्टर हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनको डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला हेडना लिए बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान सुनना बेटा। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एनिमल की जो बॉडी है वो बनी कैसे है, ठीक है ना। किस स्तर पे बनी हुई है, यानी सेल की बनी हुई है, या टिश्यू की बनी हुई है, या फिर ऑर्गन की बनी हुई है, या ऑर्गन सिस्टम की बनी हुई है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बनावट के आधार पर जब चेक किया गया तो देखा 4 टाइप के एनिमल्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे बेटा, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। बनावट के आधार पर 4 तरीके के एनिमल है। सबसे पहला जो है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनिमल की बॉडी किससे बनी हुई है, किससे डेराइव्ड है एनिमल की बॉडी बेटा, सेल के ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ सेल ग्रुप्ड होकर के एनिमल को कंप्लीटली बना देती है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखिए फिर आगे बात, सॉरी ये हेडिंग डालिए फिर लिखते हैं। तो चलिए देखिए बेटा, आप कह रहे थे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी के बनावट के आधार पर देख रहे हो तो बॉडी कैसे बनी हुई है, सेल की ग्रुपिंग से बनी हुई है। सेल है मोर और लेस कम्युनिकेशन टू ईच अदर। सेल आपस में ज्यादा एक दूसरे से मतलब नहीं रख रही हैं, तो सेल की ग्रुपिंग हुई है और ग्रुपिंग होने से कंप्लीट एनिमल बन गया। इसका मतलब कौन सा ऐसा एनिमल है, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो पैराजोन।
पैराजोन लास्ट टर्म पे आपने पढ़ा था, हमने आज बोला भी है उसको। पैराजोन जहां पर लूजली अरेंज होकर के सेल्स कंप्लीट बॉडी को बना देती है। तो यहाँ और सेल की ग्रुपिंग ही तो थी वहां, और यहाँ पर भी सेल की ग्रुपिंग ही तो है। इसका मतलब पोरीफेरन यानी स्पंजेज, पोरीफेरा के अंतर्गत जो भी वो फाइलम जो है उसके अंतर्गत जितने भी एनिमल आएंगे उनको आप क्या बोलोगे? स्पंजेस। तो इसका मतलब स्पंजेस की बॉडी किससे बनी हुई है? ग्रुपिंग ऑफ सेल से। समझ में आ गया बेटा? इसका मतलब आ गया सभी को समझ में? यस, इसमें लिखना है बेटा, दीज आर द एनिमल्स in which body is organized from group of cells. And cells have least communication, and cells have least communication to each other. अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात ये चल रही होगी, सर जब आप ग्रुप ऑफ सेल्स बोल रहे हो तो फिर तो ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। गलत। दिमाग में चल रही है बात ना किसी के? हाँ बताता हूँ बेटा, ठीक है ना कृतिका? जैसे हमने कहा, आप कह रहे हो कि बनावट के आधार पर एनिमल को आप देख रहे हो कि एनिमल की बॉडी सेल की बनी है या टिश्यू की बनी है या ऑर्गन की बनी है, ऑर्गन सिस्टम की बनी हुई है। तो आप बनावट के आधार पर देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी एनिमल की जो बॉडी बनी हुई है किससे बनी हुई है? ग्रुप ऑफ सेल्स से बनी हुई है। और जिन ग्रुप ऑफ सेल्स से बनी हुई वो सेल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं रखती हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं रखती ज्यादा, है ना? बात आ गई किसका समझ में? तो सेल ग्रुप्ड होकर के कंप्लीट एनिमल बना देती है, यानी कंप्लीट बॉडी बना देती है एनिमल की। और ऐसा कहाँ होता है? पोरीफेरेंस में। क्लियर हुआ बेटा? जैसे अभी मैंने पॉइंट उठाया था कि सर आपके कुछ लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर आपने ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दिया तो फिर टिश्यू हो गया ये तो। नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू नहीं बोलते हैं। हाँ, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, लेकिन उन ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोला जाता है जिनकी ओरिजिन सेम हो, शेप साइज सेम हो, और वो सारे के सारे मिल करके एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें। और आप तो यहाँ कह रहे हो कि सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही नहीं रख रही, तो इसका मतलब तो इनकी ओरिजिन शेप साइज फंक्शन ये सब डिफरेंट होगा, तो फिर टिश्यू थोड़ी ना बनेगा। क्लियर हुआ बेटा? यस, नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए, पोरीफेरेंस। एग्जाम्पल बेटा पोरीफेरेंस, ब्रैकेट में लीजिए स्पॉन्जेस। तो पहला आपने देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, पहला एनिमल दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें पहला पढ़ चुके हैं सेलुलर लेवल। अब हम दूसरा इसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्या? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हटना ले बेटा, ये तो आप ऑलरेडी इसी के अंडर में पढ़ रहे हैं ना। हटना ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो बेटा हेडिंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी जो एनिमल की बनी हुई है वो किससे? टिश्यू से। यानी द बॉडी ऑफ एनिमल्स
इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टिश्यूज। आप सुनिए जरा, टिश्यू क्या होता है बेटा? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in shape, size, origin and functions। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या बोलते हो? टिश्यू। तो हम टिश्यू नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं। टिश्यू से बॉडी बनाई गई है एनिमल की। बॉडी ऑफ एनिमल इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टिश्यू। समझ में आ गया बेटा? बोलो भाई। यस, इसमें लिखना है बेटा, दीज आर द एनिमल्स of which body is organized, of which body is organized from tissues। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे यहां पर। coelentrates एंड टिनोफोर्स। एक फाइलम आता है सिलेंटेटा, दूसरा फाइलम आता है टिनोफोरा। इन दोनों फाइलम के अंतर्गत जो भी एनिमल होंगे, इन्हें सिलेंटेटा में पाए जाने वाली एनिमल्स को आप सिलेंट्रेट्स बोलते हो। टिनोफोरा के अंतर्गत जो भी एनिमल आएंगे उनको आप टिनोफोर्स बोलते हो। तो इन एनिमल में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किससे? टिश्यू से। ठीक है ना बेटा? तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे? 30 मार फाइलम इज, हाँ बेटा बोलो बोलो, फाइलम इज, किसी ने मैसेज डाला देख नहीं पाया बेटा मैं। तीसमार खान, फाइलम इज मीनिंग का मीनिंग। फाइलम जो है बेटा ये एक टैक्सॉन होता है, ये एक ग्रुप होता है जहां पर बहुत सारे क्लास आते हैं और क्लास में अंतर्गत एनिमल आएंगे। फाइलम क्लास, जो फाइलम है ना, इसके अंतर्गत जो एक टाइप के एनिमल हैं उनको रखा जाता है जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सब मेल खाती हो जैसी हो। ठीक है ना बेटा? समझ में आया? किसने पूछा था? यस, ये लास्ट में बेटा पॉइंट आएगा। फाइलम ये एक टैक्सॉन होती है, एक लेवल होता है। ठीक है ना? एक ग्रुप है बहुत बड़ा जहां पर एक टाइप के एनिमल्स को डाला जाता है। ठीक है, ओके। तो आप इसको कैसे याद करोगे बेटा? तीसमार खान, तीसमार खान का मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसमार खान कोक पीते हैं। तीसमार खान कोक पीते हैं, तो तीसमार खान का मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और को मतलब सिलेंट्रेटा यानी सिलेंट्रेट्स, और इसका का मतलब टिनोफोर्स यानी टिनोफोरा के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट। नोट कर लो बेटा फटाफट। डन हो गया बेटा? वेरी गुड। चलिए, तो आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप के एनिमल देख लिया। पहला आपने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा देखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा देखने जा रहे हैं बॉडी बनावट के आधार पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नोट करना बेटा।
तो आप कह रहे हो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब द बॉडी ऑफ एनिमल्स आर डिजाइंड फ्रॉम ऑर्गन। फिर वह इन एनिमल की बॉडी जो है वो ऑर्गन्स से बनी हुई होगी। क्लियर? इसमें पॉइंट लिखना है बेटा, तो दीज आर द एनिमल्स, these are the animals of which body is, these are the animals of which body is organized from, body is organized from organs। ठीक है बेटा, तो बॉडी जो है वो ऑर्गन्स से ऑर्गेनाइज की गई है। बहुत सारे ऑर्गन होंगे बट वो ऑर्गन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, इंडिपेंडेंटली होंगे। तो ऐसे एनिमल जहां पर जिनकी बॉडी ऑर्गन्स से डिजाइंड की गई है, ऑर्गन्स से बनी हुई है, उन एनिमल के लिए बोला जाता है उनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना बेटा? आपको इसका एग्जांपल लिखना है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो आप कैसे याद रखोगे इसको बेटा? ऑर्गन प्लेट में रखे हैं, ऑर्गन प्लेट में रखा है, लिख लो, रखे हैं की जगह रखा है, ऑर्गन प्लेट में रखा है। ऑर्गन मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और प्लेट मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज। नोट कर लो बेटा फटाफट। क्लियर है बेटा? किसी डाउट तो नहीं किसी को? नो, वेरी गुड। चलो नोट कर लो बेटा फटाफट। ओके, इसके बाद चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेटा कि एनिमल की जो बॉडी है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से बनी होती है, और ऑर्गन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, और ईच ऑर्गन हैव स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जैसे हमारा लिवर है, हार्ट है, किडनी है, तो हर ऑर्गन का अपना अलग अलग काम है, स्पेसिफिक काम। जैसे किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और सब ऑर्गन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे किडनी में ब्लड किसकी वजह से पहुंचता है? हार्ट की वजह से। नहीं, हार्ट पंप करेगा तभी तो वहां तो जाता है ब्लड। तो किडनी और हार्ट एक दूसरे से रिलेट हो गए, नहीं हो गए? समझ गया बेटा? अब आप खुद ही सोचो, हमारा ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन हर ऑर्गन को कम्युनिकेट करता है, नहीं करता है? तो हो गए इंटरलिंक्ड, नहीं हो गए? सबका अपना अपना अलग अलग काम है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्रेन का काम होता है थिंक करना, आपकी बॉडी से काम करवाना। क्लियर हो गया बेटा? तो एनिमल की जो बॉडी है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से डिजाइंड है, एंड ऑर्गन्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, एंड ईच ऑर्गन हैव अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो काम होता है ऑर्गन के द्वारा, उसको बोलते हैं। तो दीज आर द एनिमल्स
of which body is organized from. Body is organized from group of organs which are interlinked to each other, which are interlinked to each other, and each organ have a specific physiological function. ठीक है ना बेटा, आप अपने अंदर देखिए, हमारी कंप्लीट बॉडी किससे है? ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स से, और हर ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और हर ऑर्गन का अपना एक पार्टिकुलर वर्क होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। तो सबसे पहले टिश्यू कहाँ बना? सिलेंट्रेटा में। ऑर्गन सबसे पहले कहाँ बना? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लिया? फिर एग्जांपल लिखा था बेटा, नोट कर लीजिए। यस, कौन? आदित्य राणा है ना? ठीक है, वेरी गुड। देखना बेटा, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन एनिमल्स में पाया जाता है? तो एग्जांपल लिखेंगे बेटा आप, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। इन फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल हैं वो सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा? चलो, तो आप पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ, यानी आप पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 7 करेक्टर है जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पहला करेक्टर था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपने फिनिश कर लिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा गया तो 4 तरीके के एनिमल थे। पहला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया था। ये पहला करेक्टर आपने फिनिश कर लिया, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो हमने कहा था ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल, तो ले फॉर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब पी फॉर पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज। तो नेक्स्ट दूसरा हेडिंग डालेंगे बेटा आप, पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज, सिस्टम्स कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी जो एनिमल हैं उनके अंदर कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, यानी उनकी संरचना के आधार पर ऑर्गन को एनिमल को क्लासिफाई किया गया। तो वो कौन से ऑर्गन सिस्टम है जिसके बेसिस को, यानी एनिमल के अंदर कौन से ऑर्गन सिस्टम को देखा गया जिसके आधार पर एनिमल को क्लासिफाई की बात करते हैं हम। ठीक है ना, 3 है बेटा। तो देयर आर 3 organ systems on the basis of which animals are classified। ये क्लासिफाइड लिखा हो बेटा, ठीक है। तो पहला कौन सा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, और तो तीसरा है बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन 3 ऑर्गन सिस्टम को देखा गया जिनके कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। नोट करो बेटा फटाफट, अब हम इसको पढ़ेंगे, पहले नोट करो। वेरी गुड बेटा, नोट हो गया, बहुत अच्छा। आप लोग तो फास्ट काम करते हुए, तो बहुत अच्छा बात है बेटा। देयर आर 3 organ system on the basis of which animals are classified। पहला ऐड डालेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को जब देखा गया, तो एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो यहां पर लिखना है अब आपको पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहले ऐसे जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या इन्हीं एनिमल को बोला जाता है कि इनके अंदर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। इनका जो बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब ये हुआ कि जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन में एक ही साइड तो ओपनिंग होती है, दूसरी साइड बंद होती है। तो ऐसी जहां पर कंडीशन हो तो उसके लिए ब्लाइंड टर्म यूज किया जाता है। और सैक का मतलब होता है थैला या पाउच या ट्यूब, एक साइड क्लोज हो अगली साइड खुली हो। तो इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी एनिमल होंगे, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा उसके पास सिर्फ एक ओपनिंग होगी, इसी वजह से उसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोल दिया जाता है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं हॉलो सैक, खोखला थैला, हॉलो सैक बॉडी प्लान है इनके पास।
कुछ समझ में आया बेटा? तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो बेटा? इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट तब बोलेंगे जिनकी एलिमेंट्री कैनाल के पास, यानी जैसे हम कह दें कि भाई ये एनिमल है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई ये कोई एनिमल है, ये देखिए मान लेते हैं ये कोई एनिमल है, और ये देखिए इसके पास एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये इस एलिमेंट्री कैनाल को गट भी बोलते हो बेटा आप लोग, गट। गट कहो चाहे इसको एलिमेंट्री कैनाल कहो। इसको आप चूहा मत मानिएगा, ये कार्टून डायग्राम सिर्फ समझना है बेटा आपको, ठीक है? ये एलिमेंट्री कैनाल है या गट है, इस एलिमेंट्री कैनाल या गट के पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग, इधर पीछे की तरफ बंद है ये, तो ये है सिंगल ओपनिंग जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम करेगी। यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले वो एनिमल हैं जिनकी एलिमेंट्री कैनाल के पास सिंगल ओपनिंग पाई जा रही है, और वो सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। ऐसे जो भी एनिमल होते हैं कहते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट। समझ में आ गया बेटा? बोलिए बोलिए। यस प्लीज नोट डाउन दिस, ये डायग्राम बेटा बना लो फट से आप। बना लिया बेटा? ओके these are the animals, these are the animals in which elementary canal have elementary canal has बेटा बोलिए फिर से रिपीट करिए, क्या बोला? समझ नहीं आया क्या बेटा? हमें नहीं बनाया डायग्राम, ओके कोई बात नहीं बेटा। अरे ऐसे चुप से ऐसे एक ट्यूब बना लो इस तरीके से, ऐसे इधर से बंद कर लो इधर से ओपन कर लो, और यही एनिमल है, ये देखिए हो गया। बस कार्टून डायग्राम बनाना बेटा आपको। ये एलिमेंट्री कैनाल है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है। अरे आप इसको इधर से यहाँ से इसकी बॉडी जोड़ सकते हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा बढ़ा लो इधर आगे। बस ये अकेली ओपनिंग पाई जा रही है इसके पास। आगे बेटा समझ में? कार्टून डायग्राम खुद से, या ट्यूब बना लो खाली है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाके स्ट्रक्चर होती है। आप 10th में पढ़ाया गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपको, तो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखाया गया होगा एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है? तो दीज आर द एनिमल्स इन विच एलिमेंट्री कैनाल हैज सिंगल ओपनिंग which act as mouth and anus both, यानी जहां से खाओ वहीं से निकालो, ठीक है? नोट कर लो बेटा, इसके एग्जांपल लिखा देता हूं फटाक से। हो गया बेटा? वेरी गुड बहुत अच्छा श्वेता, ठीक है मलिक, वेरी गुड बहुत अच्छा। आप लोग तो काम बहुत फास्ट करते हो बेटा भाई, वेरी गुड। चलो सारे लोगों ने लिख लिया।
चलिए देखना बेटा, इनके एग्जाम्पल लिख लो आप कौन से एनिमल पढ़े थे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले, है ना? इनके एग्जाम्पल आपको लिखना है। इसको कैसे याद रखोगे बेटा? इनका इनका है ना, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कम ठीक नहीं है। ठीक नहीं मतलब इनकम्प्लीट है, ठीक नहीं है, इनका मतलब इनकम्प्लीट। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए कोक प्लेट में रखा रह गया। कि बेटा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं, इसलिए कोक प्लेट में रखा रह गया। तो इनका मतलब इनकम्प्लीट, को मतलब सिलेंट्रेट, का मतलब टिनोफोर्स, और प्लेट मतलब प्लेटिल में। तो इनका जिनको जिनको अंडरलाइन करना उसका मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं, इसलिए कोक प्लेट में रखा रह गया। तो ये तो याद करने के लिए स्टेटमेंट को तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। हो गया बेटा? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप लोग बहुत फास्ट वर्क करते हो भाई। हटा लो बेटा, इरेज करूं? चलो बेटा, न्यूमोनिक्स जो हम आपको याद करने के लिए बताते हैं, इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, वरना एनिमल पूरे एनिमल किंगडम की ये जान है बेसिक पॉइंट्स। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दिया करो प्लीज। कोई नहीं, अभी तेज आप लोग ही तो बोलते बेटा, इसलिए तो मैं मिटाल देता हूँ। ठीक है, नहीं कोई, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, ठीक है बेटे? आप लोगों के कहने की वजह से तो मिटाता बेटा मैं, ठीक है ना तेज? ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है। मैंने कहा बेटा ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम न्यूमोनिक्स आपको याद करने के लिए बताते हैं बेटा, इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज सारे एग्जाम्पल आप लोग इधर उधर इंटरमिक्स कर दोगे, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, आप इनको याद नहीं कर पाओगे। सिंपली ऐसे याद करना चाहोगे तो आपको वो मेहनत ना पड़े, इसलिए वो मेहनत हमने कर रखी है ताकि आपको आसानी से परोसा जा सके, ठीक है? तो न्यूमोनिक्स बेटा जरूर लिख लेना आप। हाँ, फिर आप लिखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे मान लीजिए कोई जानवर है, ये मान लीजिए कोई जानवर है और इसके पास एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप जरा ध्यान दीजिए, इस जानवर को अगर ध्यान दीजिए,
तो इस जानवर की पूरी बॉडी, अगर ये हम एक बार देखना बेटा ध्यान से, ये अगर एलिमेंट्री कैनाल हम हटा दें, चलो हटा देते हैं, तो ये देखिए खोखला अंदर से नजर आ रहा है, तो ये इसकी बॉडी खुद एक ट्यूब है, ठीक है। अब इसकी बॉडी अगर आप यहां से अपने आप को कट कर दीजिए, इस जगह से गर्दन से कट करिए, ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी अंदर से खोखली नजर आएगी, और उस खोखली तो बॉडी ट्यूब होगी ना एक, उसके अंदर भी एक ट्यूब रहती है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब, इसलिए बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी का जो प्लान है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे जबकि इसके पहले आपने क्या बोला था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या होलो सैक बॉडी प्लान। तो यह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले एनिमल को आप क्या बोलते हो बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। तो भैया ये खोखली बॉडी खुद ही है, अब इसके अंदर देखिए एलिमेंट्री कैनाल पाई जा रही है, तो खुद भी ट्यूब है एक, ये देखिए, तो ये देखिए ट्यूब है, इसकी दो ओपनिंग है, यानी ये जो ट्यूब है, ये बॉडी तो खुद ट्यूब है, ये अनदर ट्यूब है, जो ये अनदर ट्यूब है यही क्या है, गट एलिमेंट्री कैनाल, और इसके पास दो ओपनिंग है, जो आगे की तरफ ओपनिंग होती है हेड रीजन में, आप उसको बोलते हो कि वो माउथ की तरह काम करती है, और जो पीछे की तरफ होती है बेटा, इसको आप बोलते हो कि ये एनस की तरह काम करती है, यानी यहां से खाएगा और यहां से निकालेगा। नोट कर लो बेटा फटाफट। तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जिन भी एनिमल के बॉडी में पाया जाता है, उसको बोला जाता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। नोट कर लो बेटा फटाफट, जल्दी से जल्दी। बना लिया बेटा आपने? यस। यहाँ पे लिखना है बेटा, दीज आर द एनिमल्स, these are the animals in which alimentary canal have two openings, one act as mouth and other one act as anus, ठीक है ना बेटा। अब वो कौन से ऐसे एनिमल है, एग्जांपल जरा देख लीजिए। एस्केलमेंथिस, क्योंकि प्लेटियलमेंथिस के बाद एस्केलमेंथिस आता है, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये वो एनिमल है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंप्लीट है, यानी एलिमेंट्री कैनाल दो ओपनिंग रखेगा। अब ध्यान देना बेटा, एस्केलमेंथिस से लेकर के मोलस्का तक जो होते हैं, इनको आप बोलते हो प्रोटोस्टोमिक, और इकाइनोडर्मेटा से लेकर कॉर्डेटा तक जो होते हैं, इनको आप बोलते हो डिटोरेस्टोमिक। आप जरा ध्यान दीजिए, प्रोटोस्टोमिक का क्या मतलब है। प्रोटो का मतलब होता है पहले, और स्टोमिक का मतलब होता है माउथ, यानी ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल है। एलिमेंट्री कैनाल में ओपनिंग दो है,
लेकिन उसमें बनेगा माउथ पहले एनस बाद में। तो माउथ क्या है, माउथ फॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो ड्यूटोरोस्टोमिक वाले, इनको ड्यूटोरोस्टोमिक इसलिए कहते हो क्योंकि इनकी एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है। और कहते ड्यूटोरोस्टोमिक इसलिए हो कि दो ओपनिंग में जो एनस है वो पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग कोर्डेटा में बेसिकली आते हैं बेटा। तो हम लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है, इसलिए हम लोग ड्यूटोरोस्टोमिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए एनस फॉर्म्ड फर्स्ट। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सभी को? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ऑल इज क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड बेटा। तो चलिए बस आज का बेटा यहीं तक। अब आप लोग क्या करेंगे, आज जो भी कुछ अभी क्लास छोड़ेंगे नहीं, पहले मेरी पूरी बातें सुन लेंगे। जो भी आपने पढ़ा हुआ है कल से आज, उसका डेली का डेली, वैसे कल हम बताना आपको भूल गए बेटा, डेली का नोट्स आप पीडीएफ बना करके हमें भेजेंगे। ठीक है, अपने नोट्स का पीडीएफ बना करके अपने बैच का नाम, अपना नाम और पीडीएफ हर लेक्चर वाइज आप डेली भेजेंगे। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि आप हमारे बेसिक पॉइंट जब हम पढ़ा देंगे तब आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा, एनसीईआरटी के बेसिक पॉइंट्स पढ़िएगा और उसको पढ़ के फिर उससे क्वेश्चंस डिराइव करिएगा, फ्रेम करिएगा और हमें भेजिएगा। ठीक है ना बेटा? तो ऑल इज क्लियर? बोलिए सारे लोग। यस, ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।